लास्ट टाइम लोगों ने देखा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। थोड़ा सा मैं उसके बारे में पीछे वाला जो था मैं रिवाइज कर देता हूँ। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कह रहा हूँ, रदरफोर्ड अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि अल्फ़ा रे आता है, गोल्ड फॉल से टकराता है और तीन अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है। तो उस डायरेक्शन के हिसाब से मैंने कुछ कंक्लूजन निकाला था और हम ये कह रहे थे कि जो पूरा का पूरा एटम है उसका मैक्सिमम पार्ट खाली होता है, इस वजह से रे सीधी चली जाती है। अल्फ़ा पार्टिकल थोड़ा सा एंगल पे मुड़ के तिरछा चला जाता है, तो वहाँ से हम कंक्लूजन निकाल रहे थे कि कोई ऐसा पॉजिटिव चीज़ है एटम के अंदर जिससे जो अपना अल्फ़ा पार्टिकल है और जो न्यूक्लियस उन दोनों के बीच रिपल्सन हो रहा है। दूसरा कंक्लूजन था। तीसरा कंक्लूजन, जब वो आता था टकरा के वापस लौट जाता था, तो हम ये कह रहे थे कि उसमें बीच में कोई एक सॉलिड पार्ट प्रेजेंट है जिससे वो टकरा करके लौट रहा है। तीन चीज़ें हमारी थी। उस सॉलिड पार्ट को रदरफोर्ड ने क्या कहा था? न्यूक्लियस। क्या बोला था? न्यूक्लियस। तो उसी के आगे रदरफोर्ड अपना एटॉमिक मॉडल देते हैं। इसे आप रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या फिर रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी कह सकते हो, उसी पर बेस्ड है। इसके बाद उन्होंने 2-3 पास्टुलेट दिए भाई। वो पहला पास्टुलेट रदरफोर्ड ये कहते हैं कि जो एटम है वो स्फेरिकल होता है। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल। ये थोड़ा पॉइंट नोटेट करना, ये क्या क्या कह रहे हैं। एटम जो होता है स्फेरिकल होता है। स्फेयर समझते हो ना, सर्कल नहीं, स्फेयर की हम बात कर रहे हैं। जैसे कोई बॉल हो गया, बॉल बड़ा सा फुटबॉल, वैसा एटम होता है। और एटम के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2। एक इनर और एक कैसा होता है? आउटर। तो यहाँ पे हम 2 पार्ट देखेंगे, एक हम इनर पार्ट देखेंगे और एक क्या देखेंगे? आउटर देखेंगे। इनर वाले पार्ट को उन्होंने न्यूक्लियस बोला। क्या बोला? न्यूक्लियस। आउटर वाले पार्ट को उन्होंने कुछ ऐसे दिखाया कि वो एक खाली स्पेस है, मतलब वैकेंट स्पेस है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। इनका ये कहना था। अब इसका मॉडल अगर मैं बताऊं तो कुछ ऐसा है। ये कहते हैं कि एटम एक स्फेरिकल शेप वाला है जिसमें 2 पार्ट हैं। एक तो इनर पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसे उन्होंने क्या बोला? न्यूक्लियस। ये अपना क्या है? न्यूक्लियस है। और ये जो खाली वाला पार्ट है, इसमें कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। वो ऐसे ही बात करते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब दूसरा पास्टुलेट हम ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और ये जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। और वो एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना लेते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर है। तीसरे कंसेप्ट में शायद वो ये बात होती है, तीसरे कंसेप्ट में ये बात होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स ऑर्बिट में क्या करता है? रिवॉल्व। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये इसके चारों तरफ क्या करता है? घूमता है। इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना होता है। इलेक्ट्रॉन जितने न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। अब ये जो मॉडल है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपने सोलर मॉडल के बारे में सुना होगा कि सूरज के चारों तरफ कैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। आपको पता होगा कि सन को हम मानते हैं कि एक जगह रुका हुआ है और बाकी सारे प्लैनेट जो उसका क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो सारे प्लैनेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह हैं और जो सूरज है वो कैसा है? प्रोटॉन की तरह है। बस वही है। इसीलिए इनका जो मॉडल है ना, इसे हम सोलर मॉडल कहते हैं। कौन सा मॉडल कहते हैं? सोलर मॉडल। आसान है। अभी बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं, बस इतनी चीज़ें कि एटम जो है एक स्फेरिकल शेप वाला है और उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक इनर पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। आउटर पार्ट मैक्सिमम खाली होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व करता है जैसे कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स। इसीलिए इनके मॉडल को क्या कहते हैं? रदरफोर्ड सोलर मॉडल भी कह सकते हैं या फिर कहते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है? लास्ट एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, माइंड में रखना, रटना ही नहीं पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा? एटम जो है स्फेरिकल शेप वाला है। ठीक है, उसके 2 पार्ट होते हैं, इनर पार्ट और आउटर पार्ट। इनर पार्ट को उन्होंने न्यूक्लियस बोला, आउटर पार्ट को कहा है कि ऐसा स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखता है और इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और वो ऐसे रिवॉल्व करता है जैसे कि सूरज के चारों तरफ प्लैनेट्स। इसलिए रदरफोर्ड के इस मॉडल को हम क्या कहते हैं? रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। अभी इतना क्लियर है। अब रदरफोर्ड का ये मॉडल अपने तुम लोग के माइंड में रह ही नहीं रहेगा? रहेगा?
ठीक है। रदरफोर्ड के मॉडल की डिफिक्ट्स क्या क्या है, मतलब रदरफोर्ड के मॉडल में कमी क्या है, इसकी कमी को हम निकालते हैं। अभी ऐसे कि हमने कहा कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो सोलर मॉडल के काफ़ी मिलता जुलता है। तो अगर हम बात करें कि अगर हम कह दें कि अपना न्यूक्लियस है और मान लेते हैं कि ये कोई एक ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो क्या ये पूरा कंसेप्ट सोलर मॉडल वाला इसके ऊपर अप्लाई होगा, सोलर मॉडल का कंसेप्ट इसके ऊपर अप्लाई होगा? क्योंकि सोलर मॉडल में हम क्या देखते हैं भाई, सन है, ठीक है, सूरज है, सब उसका सूरज के चारों तरफ ये अपना अर्थ हम ले लेते हैं, वैसे दूर होता है, चलो यहाँ पे ले लेता हूँ, अपने अर्थ है, ठीक है। तो ये जो अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, क्यों रिवॉल्व कर पाता है? क्या वही कंसेप्ट इसके ऊपर लगाएं तो एटम के बारे में कुछ बता सकते हैं? हमको पता है सन के ऊपर क्या कोई चार्ज है क्या? अगर यहाँ पे सन है अपना, तो सन के ऊपर कोई स्पेशल चार्ज है क्या, जैसे यहाँ पर प्लस है क्या? नहीं। अर्थ के ऊपर क्या ऐसे माइनस चार्ज है क्या, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया? नहीं है ना। तो यानी कि जो सोलर मॉडल है वो टोटल तो इनसे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो एक बात बताओ, ये दोनों एक दूसरे से क्यों टिके हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्यों टिके हैं? इनके टिकने का रीजन भी क्या सेम होगा क्या? सोच के बताओ। अरे भाई, जब इसके ऊपर प्लस नहीं है, इसके ऊपर माइनस नहीं है, तो इसका कॉन्सेप्ट इसके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, ये वाला जो हम पढ़ते हैं, जो न्यूटन के लॉ के ऊपर बेस्ड होता है। न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है, जो वो कहते हैं कि सभी चीज़ें बड़े मास की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जैसे अर्थ जो है सभी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सूरज अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है अपनी ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो ग्रेविटी है। क्या लग रहा है? ग्रेविटी। और अर्थ अपने मूवमेंट की वजह से, अर्थ अपनी वेलोसिटी की वजह से इसकी चारों तरफ क्या करने लगता है? रिवॉल्व करने लगता है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। आप कहोगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? आपने शायद क्या हो कि मतलब एक कोई भारी वेट वाला सामान ले लीजिए, धागे से बांध के लटका दीजिए और घुमा दीजिए। जब हम घुमाते हैं तो ऑब्जेक्ट दूर भागना चाहता है, लेकिन एक फोर्स जो उसको अंदर से बाहर से अंदर की तरफ खींचती है, उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसको मतलब बाहर जाने नहीं देता है, रोक लेता है। तो वो यहाँ पर लग रहा है। तो क्या यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल लग रहा है? नहीं भाई, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेविटी जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई इसको घुमा नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ का जो मेन रीजन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? प्लस चार्ज। तो इन दोनों के बीच क्या होगा भाई? अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? नॉर्मल लॉ अप्लाई करो भाई, ग्रेविटेशन हटाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सन का मास बहुत ज़्यादा होता है, अर्थ का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनका होता है क्या? इनका तो माइनस में जाता है, 10⁻31 kg, 10⁻27 kg, काफ़ी कम होता है ना। तो इनके ऊपर तो ग्रेविटी वाला तो अप्लाई नहीं कर सकते, ये क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आते हैं। तो ठीक है भाई, ये रहा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या रहा? पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के बीच क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। तो अट्रैक्शन लगा जब, तो इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर आकर के गिर जाना चाहिए भाई। अगर दो चुंबक, सपोज करो दो चुंबक हैं अपोजिट पोल वाले, उन दोनों को पास ले अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो आपस में चिपक जाएंगे, एक दूसरे से टकरा जाएंगे। यहाँ पर नहीं टकरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की खुद की वेलोसिटी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है? खुद की वेलोसिटी है। और ये जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो इसको इस चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए मजबूर कर देता है, सेम एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे? ये प्लस वाला इस माइनस वालों को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी की वजह से इधर जाना चाहेगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक सर्कुलर पाथ पर क्या करने लगेगा? रिवॉल्व करने लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहे? रदरफोर्ड। ये नहीं समझना मैं कह रहा हूँ, रदरफोर्ड कह रहे हैं। रदरफोर्ड जैसे ही इतना बात कह लिए, उसके बाद उनकी बातों के अंदर से गलतियाँ निकालनी शुरू हो गई। जब मैक्सवेल जो थे, मैक्सवेल और बाकी वैज्ञानिक भी मिल करके उन्होंने पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है तो वहाँ से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो छोड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या होगी? कम होगी। अब थोड़ा समझना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। ये मैंने जो बोला ऐसा क्यों हो रहा था? सोलर एटम वाला, सोलर मॉडल वाला रिपीट करना पड़ेगा क्या? जल्दी बोलो, अंदर तक जाएगा तब ये समझोगे। इसमें कोई दिक्कत? मतलब पूरा कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है कि मतलब प्लस वाला माइनस वाले को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी की वजह से इधर जाना चाह रहा है, इसलिए गोल गोल घूमने लग रहा है। यही बात है ना? बस अब यहाँ पे देखो, जब उसके बाद जब आगे स्टडी किया गया और पाया गया कि कोई भी चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, अगर ये मूवमेंट में है, इसके पास वेलोसिटी है, तो चलता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज करेगा भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा।
तो अगर रेडिएशन रिलीज करेगा तो क्या कम होगी उसकी एनर्जी। सपोज करो अगर इसकी एनर्जी x थी तो बाद में जो x है उसमें से कुछ कम हो जाएगा, उसमें से कोई कुछ एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही कि नहीं हो रही है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होने लगी तो जो पहले जो इसका ऑर्बिट बड़ा था, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये रहा, सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है। तो धीरे धीरे जो इसका मेन पाथ था, सपोज करो इसका मेन पाथ है, तो जैसे ही एनर्जी कम होगी इसका पाथ क्या होगा, छोटा हो जाएगा ना भाई। अट्रैक्शन जो प्लस का है वो बढ़ जाएगा, बात समझ रहे कि नहीं। एनर्जी कम हुई तो बहुत तेज खींच लेगा ना इसको, भाई एनर्जी ज़्यादा थी तो दूर था, एनर्जी कम जैसे होगी पास आ जाएगा। जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी एनर्जी वो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता जाएगा, उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि इतना उसका ऑर्बिट छोटा हो जाएगा कि वो किससे जाके टकरा जाएगा, प्लस से, न्यूक्लियस से। अगर न्यूक्लियस से जैसे ही टकराता है तो जब दो प्लस माइनस तार को जैसे टकराते हो चिंगारी निकलता है, वैसे ही प्लस माइनस टकराएंगे और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एटम रह जाएगा क्या, एटम भाई प्लस माइनस दोनों टकराए एटम खत्म। ऐसा होता है रियल में, नहीं होता है। इसीलिए रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो फेल हो गया। मतलब बात तो बड़ी अच्छी थी, उन्होंने बारिश की चीज़ें अच्छी थी, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस चीज़ को। वो ये नहीं बता पाए कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो अंदर तो गिर जाएगा, फिर वो क्यों नहीं गिरना चाहिए वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया। भाई पता चला क्यों गिर रहा है वो अंदर। क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है, जिससे उसकी एनर्जी घटेगी ना। अगर एनर्जी घटेगी तो उसका जो मेन ऑर्बिट था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक समय ऐसा जाएगा कहाँ जैसे टकरा जाएगा, न्यूक्लियस से। और जैसे न्यूक्लियस से टकराया तो तुरंत पूरा का पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहीं पर इसके बाद भी कई सारी चीज़ें हैं कि अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें, स्पेक्ट्रम के बारे में देखो, मैंने कहा था ना अलग अलग जो एटम होते हैं उनका अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन होता है। हम लोग शायद इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो उसका स्पेक्ट्रल लाइन अलग होगा, मैग्नीशियम का अलग होगा। मतलब एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है और एक डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। थोड़ा सा मैं समझाता हूँ क्या होता है। आपने ये पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट कि जब लाइट आता है प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं विबग्योर और उसमें क्या होता है, टूट जाता है। ये पता है क्या होते हैं भाई, VIB GYOR, यही होता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही होता है। तो देखो क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, मेरी बात समझना। ये एक स्पेक्ट्रम है, पहले वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, तब येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। यानी इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं क्या, क्या हो गया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एक कंटिन्यूअस है कि नहीं, कुछ छूटा है क्या इसमें, क्या बात कर रहे हो। अब इसको काटना पड़ेगा हमको, काटना तो पड़ेगा। हाँ मैं क्या कह रहा था, ये जो है कॉन्टिन्यूअस है भाई। वायलेट के बाद कौन आ रहा है, इंडिगो, इंडिगो के बाद कौन आ रहा है, ब्लू, ब्लू के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद रेड, कॉन्टिन्यूअस है। अब सपोज करो क्या होता है, अगर कोई सैंपल है, सपोज करो ये कोई एलिमेंट है, इससे लाइट होकर गया और लाइट होकर के गुजरने के बाद वो सिर्फ ये स्पेक्ट्रम बना रहा है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ भाई, यहाँ पे वायलेट होगा, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब थोड़ा इसमें देखो, क्या स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है, क्या वायलेट के बाद इंडिगो आया, क्या ब्लू के बाद ग्रीन आया, नहीं आ रहा है ना। ब्लू के बाद ग्रीन आ रहा है, नहीं। ग्रीन के बाद क्या येलो आ रहा है, नहीं। येलो के बाद क्या ऑरेंज आ रहा है, येलो है ही नहीं तो ऑरेंज तो अपने आप आ गया। उसके बाद क्या रेड आना चाहिए, रेड आया है क्या, नहीं आया है। तो इसे क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, तो ये पाया गया कि अलग अलग एलिमेंट डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं दिखाता है। तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इस वजह से उनका मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये जो आपके पास हमने देखा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की एक कमियां थी और रदरफोर्ड इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन न कर पाने की वजह से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल वहीं पर फेल हो जाता है। इसके बाद आते हैं हेनरी मोज़ले। कौन आते हैं, हेनरी मोज़ले नाम, नहीं कोई नहीं देगा, सभी, जैसे हर एक एटम की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ये नहीं कह सकते हो कि अब ये कोई पूछे भाई खुद की प्रॉपर्टी क्यों है, तो भाई वो यूनिवर्सल चीज़ें हैं, उसके बारे में ये नहीं कह सकते क्यों है। हम उसको डिस्कवरी करते हैं और पता करते हैं ऐसा क्यों है।
जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं एटम के बारे में, ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब खोजा। अब कोई आकर पूछे कि भाई इलेक्ट्रॉन क्यों, भाई क्यों इलेक्ट्रॉन है, इसका जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन है ये हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है हम जानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्यों है ये हम कैसे जानेंगे? जैसे हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं, तुम मेरी बातों को सुन रहे हो, मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे मैं क्यों बोल रहा हूँ, बता दो कि आप पढ़ा रहे हैं। अब इसी बात चलते चलते अगर हम अंदर जाएं, कोई पूछ ले आप क्यों हैं, आप क्यों हैं। अब कोई पूछ ले आपकी बॉडी के अंदर सोल, वो क्यों है, वो क्या है। जैसे कुछ चीज़ों का जो जवाब है एक लास्ट पॉइंट तक जाते जाते उसका आंसर नहीं मिलेगा। जैसे आप सूरज के बारे में जानते हो, सूरज के रोटेशनल मोशन के बारे में जानते हो, सब कुछ जानते हो, सवाल करो सूरज क्यों, वाई सन, ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी दे दिया, फिर उसके बाद कहो यो वो क्यों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा। हम उसी की बात कर रहे हैं। हर एक चीज़ की खुद की एक प्रॉपर्टी होती है। अब ये नहीं कह सकते वो क्यों, हाँ हम रीजन बता सकते हैं, लेकिन वो क्यों ये नहीं बता सकते। अभी समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना। ऐसे हर एक चीज़ की खुद, अब कोई पूछे वाटर क्या, तो मैं इतना बता दूंगा, वाटर का फार्मूला H2O, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा कि वाटर बहता क्यों, सब कुछ होता है। अब कोई पूछे वाटर क्यों, तो फिर लास्ट में क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है, पूरे अर्थ पर नहीं दे सकता है। भाई ये इंसान मरने के बाद कहाँ जाते हैं, कहाँ, बैंकुट क्या होता है, नहीं नहीं, नॉर्मल अगर कोई पूछे कहाँ जाता है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क, नहीं पता। हम इंसान, मरते हुए इंसान को हम दवा से जिंदा कर सकते हैं, लेकिन जब मर जाए तो कैसे जिंदा करेंगे। मरते हुए, मैंने कहा मरे हुए नहीं कहा, मरते हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन मर जाए तो उसको जिंदा नहीं कर सकते। तो भाई क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो मर गया, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसका क्यों 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 करते जाओ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा जिसका जवाब नहीं मिलेगा। तो बस वही है, प्रॉपर्टी है जस्ट। हाँ और कुछ, हाँ इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे थे। मैं किसकी बात कर रहा था, बोलो, पूछो क्या पूछ रहे हो। रदरफोर्ड मोजले की बात कर रहा था। चलो आ जाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, रदरफोर्ड मॉडल में होगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 1930, हेनरी मोजले। ये हैं हेनरी मोजले, ठीक है। अब थोड़े यहाँ पे कुछ चीज़ें हम बात करेंगे, यहाँ पर 2-3 चीज़ें अब नई नई आएंगी। अब एटॉमिक मॉडल के बाद 1913 में मोजले, आपको पता ही है एक्सरे की डिस्कवरी रोएंटजेन ने की थी, हम लोग पीछे ही बात कर चुके हैं। कैसे हुई थी ये भी बताया था। कैथोड रे आता है, मेटल पर टकराता है, एक्सरे निकलता है। तो जो मोजले थे उन्होंने अलग अलग मेटल से, एलिमेंट से निकलने वाले एक्सरे को स्टडी किया और वहाँ से उन्होंने एक रिलेशनशिप निकाला। मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ। सपोज करो मैं कह रहा हूँ यहाँ से कैथोड रे आता है और यहाँ पर अगर हम कोई मेटल रख दें तो मेटल से टकराएगा और टकरा के वहाँ से क्या निकलेगा, एक्सरे निकलेगा। तो अगर हम मेटल यहाँ पर एक्स लेते हैं तो इसके एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है, एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ और होगी। सपोज करो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी में जस्ट मान लेता हूँ कि 2 हर्ट्ज है, मैं बस मान रहा हूँ, वैसे काफ़ी, रुको थोड़ा कर देता हूँ, थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। चलो इतना मान लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 × 10⁻⁻10, जस्ट मैं मान रहा हूँ। ये किसकी है, एक्स की है। सपोज करो एक और लेते हैं यहाँ पर, इस बार मेटल हम वाई लेते हैं, एलिमेंट वाई लेते हैं, इससे निकला क्या, एक्सरे इससे भी निकलेगा। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो इससे डिफर करेगा। इसका सपोज करो 3.5 × 10 पे पावर कितना है, -10 हर्ट्ज है। थोड़ा दोनों को ध्यान से देखो, ये मोजले का एक्सपेरिमेंट है, वो अलग अलग मेटल के ऊपर निकलने वाले एक्सरे को डिस्कवरी, मतलब एक्सरे के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग मेटल एलिमेंट से जब कैथोड रे टकराता है तो वहाँ से जो एक्सरे निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफर हो जाती है। अभी क्लियर है। अब पूरा कंक्लूजन क्या निकला बताओ, अलग अलग एलिमेंट से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की कौन निकलती है, एक्सरे निकलती है। जिस टाइप का एलिमेंट लेंगे उसी फ्रीक्वेंसी का कौन निकलेगा, एक्सरे निकलेगा। तो वहाँ से उन्होंने एक रिलेशनशिप निकाला, √μ = a(z−b). अब देखो ये क्या है, √μ = a(z−b). यहाँ पे जो म्यू है
वो अपना फ्रीक्वेंसी है। क्या है? एफ फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे जो जेड है ये उसका एटॉमिक नंबर है। क्या है? ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट है। अब थोड़ा यहाँ पे देखो, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर ए और बी कांस्टेंट हैं तो अंडर रूट म्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जेड के ऊपर। भाई ये दोनों कांस्टेंट हैं तो ये जो अंडर रूट म्यू होगा वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? जेड के ऊपर करेगा। तो जो मोज़ले थे उन्होंने ग्राफ बनाया। ग्राफ दो चीज़ों में बनाया, मैं भी बना देता हूँ। भाई मोज़ले बनाएंगे तो हम क्यों पीछे रहेंगे, हम नहीं रहेंगे पीछे। हाँ, तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं? अंडर रूट म्यू। यहाँ पे भी क्या लेते हैं? अंडर रूट म्यू। कुछ डाटा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि 16, 20, 24, बोलो कितना आएगा? 28, कितना होगा? 32, 36 डॉट 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 सो ऑन। यहाँ हम जो ले रहे हैं वो है एटॉमिक मास। क्या है? एटॉमिक मास। इधर ले रहे हैं एटॉमिक मास, इधर क्या ले रहे हैं? अंडर रूट म्यू। तो जो ग्राफ इनका जा रहा है वो कुछ ऐसा जा रहा है। अब बताओ ये कौन सा ग्राफ है भाई? क्या ग्राफ एक स्टेबल कन्फिग्रेशन दे रहा है? मतलब कि कोई एक प्लेन नहीं बना रहा है, मतलब डायरेक्टली हम कहते हैं कि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम अंडर रूट म्यू यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 डॉट डॉट सो ऑन। लेकिन यहाँ पर अब हम ले रहे हैं, बोलो क्या? एटॉमिक नंबर। तो हम पाते हैं जो ग्राफ है वो कैसा जाता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलता है। मोज़ले का काम है, मोज़ले ने पहले अंडर रूट म्यू एटॉमिक मास के बीच ग्राफ निकाला तो ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा गया, यानी अंडर रूट म्यू इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट म्यू जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ कैसा जा रहा है? सीधा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जो जिसकी हम बात कर रहे थे कि उसकी प्रॉपर्टी क्यों, तो वो जो क्यों वाली प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी क्लियर है एटॉमिक नंबर क्या होता है? अब ये भी बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर को हम कई तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर को यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया गया है? जेड से। अब देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है। जेड जो है अभी मैंने कहा ये होता है एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के लिए जो एटॉमिक नंबर है उसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन है। क्या है भाई? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ भाई? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे उसको न्यूट्रल करने के लिए उतने ही कौन चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम कह सकते हैं जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अभी क्लियर है? किसकी हम बात कर रहे हैं भाई? एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन है या फिर उसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी हम कह सकते हैं Z इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी क्लियर है? आपको पता ही है बहुत सारे एलिमेंट है, सबका अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3 होता है। तो हाइड्रोजन का 1 का मतलब क्या? हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 1। हीलियम का 2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2। लिथियम का 3 का मतलब कितने प्रोटॉन? 3। यही है। तो ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और अलग अलग एलिमेंट के लिए हम अलग अलग एटॉमिक नंबर को देखते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि किसी अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम कभी नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हाँ, सेम एलिमेंट के कुछ और उसके आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा, क्योंकि वो उनकी क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये वाला देखिए, इस बार हम बात करते हैं। हाँ, मैं किसकी बात कर रहा था? हाँ, एटॉमिक नंबर और उनकी चीज़ें। तो सपोज करिए कि अगर हम कोई एलिमेंट अगर हम x मान रहे हैं तो यहाँ पर जो नीचे लिखा जाएगा, सपोज करो नीचे हम a लिख रहे हैं, ऊपर क्या लिख रहे हैं? b। तो ये जो नीचे लिखते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये जो ऊपर लिखते हैं इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। अब नॉर्मल देखो, अभी आगे जब हम चलेंगे तो हमें सीखने को मिलेगा कि ऊपर हम एटॉमिक मास की जगह पे हम उसका मोलर मास लेते हैं, 1 मोल का मास लेते हैं। तो ठीक है भाई, अभी हमने इस देखा कि जो Z है वो क्या है? इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और किसके बराबर है भाई? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले क्या, अभी कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था
कि जो एटम होता है उसके अंदर कई 3 प्रकार के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो इसमें आ गया, बचा कौन? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है और इसके अंदर हम कैसे रखेंगे? आपको पता है जो न्यूट्रॉन है वो कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है तो एटॉमिक मास जो है वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब एक नया चीज़ आएगा जिसे हम बोलेंगे मास नंबर, या फिर यहाँ पर उसे हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, यहाँ पर आप उसे मास नंबर भी कह सकते हो। जो मास नंबर होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, यानी हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी यहाँ पे P का मतलब समझना, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे कहता हूँ P का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और N क्या है भाई? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ तक क्लियर है? अगर प्रोटॉन को फाइंड करना है तो कहाँ से फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर हमें सपोज करो प्रोटॉन का फाइंड करना है और प्रोटॉन नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो कहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही कौन? प्रोटॉन। अभी क्लियर है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें। कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इस पे। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, अभी मुंह बंद करो, तुम लोग मेरा सब डिस्टर्ब कर रहे हो। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन हाइड्रोजन, कॉमा लिथियम, कॉमा बेरिलियम, कॉमा कॉपर, कॉमा Hg। चलो इतने सारे हैं, उनमें क्या पता करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे पता करेंगे भाई? अभी हमने बताया कि जो Z है वो क्या है? वो है एटॉमिक नंबर। तो क्या इन सब का हमें एटॉमिक नंबर पता है? लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 कौन है? लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3। बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर 4। कॉपर है, एटॉमिक नंबर 29। और Hg हाइड्रोगायरम, एटॉमिक नंबर कितना है? 80। तो इसमें हम पता करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। तो भाई जितना एटॉमिक नंबर उतने ही क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन। भाई इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, इसमें 3 है तो 3, इसमें 4 है तो 4, इसमें 29 है तो 29, इसमें 80 है तो 80। पता लगा लेंगे। अगर वहीं पर मैं कहूँ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने होंगे? 1, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 29, इसमें कितना? 80। तो कर लोगे?